Hello aspirants, welcome to Polity Revision series. In Polity module, we will be covering the static as well as the current affairs. तो इसे हम लोग पैरेलली दो पार्ट में लेकर चलेंगे. इन पार्ट ए we will deal with the static syllabus and in part B we will deal with exclusively the current affairs related developments of past 3 years from polity section. Okay, so यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं. सो मे बी 25 to 30 lectures or you can say 30 hours we will complete the entire polity static, and please don't judge by all those fancy ppts and other things. मैं कर सकता था उसके थ्रू भी आपके साथ, लेकिन उतना हमारे पास टाइम नहीं है, एंड इट इज मोर ऑफ अ रिवीजन सीरीज. सो I would focus more on your conceptual clarity rather than giving you any impressive presentations. Alright? So हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की तरफ बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी के बेसिक्स जानेंगे और इसी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम गवर्नेंस के बारे में भी जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now, when we talk about polity, this actually comes from a Greek word polis. Polis का मतलब होता था सिटी स्टेट. Now, as you know कि एंशियंट टाइम में जब ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी तो ऐसा कोई भी गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, राइट? एवरी पर्सन वॉज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट. But at the same time, over the years, it was realized that they need some system, some sort of governance where everyone's life is regulated in such a way that it doesn't harm the other person, right? So what happened is that all the people came together, they surrendered some of their freedom, right? Like I have freedom to do anything as a human being, but as a citizen of Republic of India, I have certain limitations also, राइट? सो यहाँ पर लोगों ने आके अपनी कुछ फ्रीडम सरेंडर की, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने इलेक्टेड किंग से या लीडर से साथ में उसके रिटर्न में लिया प्रोटेक्शन, दैट इज सम फंडामेंटल राइट्स, बट एट द सेम टाइम सम गारंटीज फ्रॉम द स्टेट, राइट? इस तरीके से एक पॉलिटी, एक गवर्नेंस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ. दैट मीन्स लोगों ने अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया, खुद अपनी मर्जी से किया, बट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रूल और लॉ, और उसी रूल और लॉ को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? So it represents a political system of the country. It refers to a collective body of citizen. अब चाहे आप यहाँ पे किंग को इलेक्ट कर लीजिए या फिर कुछ लोग सिटीजन की एक बॉडी बना लीजिए जो सब कुछ गवर्न करेगी, जिसे हम सिंपल टर्म में मान लेते हैं, चलिए विलेज पंचायत, राइट? They will participate in the political process and they are governed by a particular system. And ये जो particular system develop होगा, जो rules बनेंगे, जो laws बनेंगे कि कौन सी चीज करना अलाउ है इस पर्टिकुलर टेरिटरी में एंड कौन सी चीज करना प्रोहिबिटेड है, वही अल्टीमेटली डेवलप होके बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन. और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ ब्रिटेन में, जहां पर लोगों ने वहां के किंग से कहा दैट इवन यू डोंट हैव अ एब्सोल्यूट पावर. As a king also you have certain restrictions because we the citizen and we the human being, we have some sort of fundamental rights which are inherited or which are natural by the virtue of being born as a human being, right? तो वहां पर 13th सेंचुरी के अराउंड इस तरह का एक रेवोल्यूशन होता है और किंग को कहा जाता है कि आपके ऊपर भी कुछ restrictions हैं, okay? You are not absolute, you have some restrictions एंड आप इंसान की लाइफ को एक हद तक ही रेगुलेट कर सकते हो विद इन द लॉज मेड बाय पीपल देमसेल्फ. ऑलराइट? सो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दो तरीके से हो सकता है. एक तो पार्टी सिस्टम जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में प्रेवलेंट है, और दूसरा होता है सिविल सोसाइटी, ऑल दीज एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सो ऑन. आज हम लोग सिर्फ यहाँ ओवरव्यू देखेंगे पूरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, इसके बाद वन बाय वन हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजंस, राइट? दैट मीन्स सिटीजन इलेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट बनाएंगे एंड ये गवर्नमेंट फिर लॉ बनाएगी और उनको इंप्लीमेंट करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, राइट? सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत लेवल, राइट? प्रोसेस फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. एक पार्लियामेंट ऊपर बैठा होगा या गवर्नमेंट ऊपर बैठी होगी, वो कुछ डिसीजन लेगी, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड एग्जीक्यूट किया जाएगा. ये होता है एक पूरा प्रोसेस जो कि एक गवर्नेंस को डिफाइन करता है.
सेकेंड इज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। अब गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स है यहाँ पे, उनके बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है, वो सब, ये पूरी रिलेशनशिप जो होती है वो डिफाइन करती है हमारे एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। लॉस, अब लॉस कितनी तरह के हो सकते हैं, नाउ दिस इज बेसिक, जहां हम लोग अब एंटर कर रहे हैं अपने यूपीएससी के डोमेन में। फर्स्ट इज, कितनी तरह के लॉस हो सकते हैं देश में। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, यानी कि जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दी गई हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड इज स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स मींस लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट। हमारा पार्लियामेंट जब कोई लॉ पास करता है, जैसे उसने आईपीसी कोड बनाए, चलिए वो तो ब्रिटिशर्स के टाइम बने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बने, ठीक है, इस तरीके से जितने भी लॉस आज तक पार्लियामेंट ने बनाए उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉस। ओके, सो वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकंड इज स्टैट्यूटरी, दीज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट का लेजिस्लेचर हो सकता है, या फिर हमारा सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट हो सकता है। थर्ड तरह के लॉस होते हैं केस लॉस, जज मेड लॉस थ्रू देयर वर्डिक्ट्स। अब कई बार जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग लॉस जब निकल के आए, पार्लियामेंट के बनाने से पहले विशाखा गाइडलाइंस कोर्ट जारी कर चुका था। उसी तरह गोदावरन केस में एनवायरमेंट और डिफॉरेस्टेशन को लेके कुछ वर्डिक्ट दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक लॉ का ही फोर्स कैरी कर रहे थे। बाद में पार्लियामेंट ने उस पर प्रॉपर एक लॉ बनाया, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो थर्ड के लॉ हो सकते हैं केस लॉ, यानी कि लॉ जो जुडिशियरी इंपोज करती है। सेकंड इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो हर चीज हर काम को कर सके, इसलिए वो ये लॉ या रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी दे देता है एग्जीक्यूटिव को, यानी कि गवर्नमेंट को, और इसी को हम लोग कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो दीज फोर आर द टाइप ऑफ लॉज जो हम लोग एक गवर्नमेंट में देखते हैं। ओके, इसके बाद उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं कई, जैसे हमारे यहाँ इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सीएजी एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी, ऑलराइट। Next is separation of power. Now, this is second most important thing of this slide. First was the laws, second was separation of power. तो separation of power theory कहाँ से निकल के आई? देखिए, separation of power इसलिए क्योंकि पहले किंग को ही एब्सोल्यूट माना जाता था, यानी कि ऊपर एक किंग बैठा हुआ है, वही लॉ बना रहा है, यानी लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, वही आदमी एग्जीक्यूट भी कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरह भी काम कर रहा है, और वही किंग जज भी है, वही जुडिशियरी की तरह भी काम कर रहा है, यानी कि तीनों पावर उसने अपने आप रखी है, अपने पास ही रखी है। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कर दिया तो एज ए लेजिस्लेचर वही कानून बनाएगा, वही उसको इंप्लीमेंट करेगा, और वही उस पर फैसला भी सुनाएगा जज बन के। तो किंग की इस एब्सोल्यूट पावर को कम करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ थ्योरी इवॉल्व की गई, दैट लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ है काम है उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है उन लॉज को इंटरप्रेट करना और फोर्स में लाना, राइट। सो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी निकल के आई, ताकि एक गवर्नमेंट सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहे। इट शुड नॉट बी लाइक कि एक आदमी जो पावर में बैठा है उसी के पास सारी पावर्स आ जाए। इमेजिन ए सिनेरियो, चाहे वो हिटलर का टाइम हो या आज की जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, उसमें भी काफी रेस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा नहीं कह सकते आप मोदी जी को आज के टाइम में कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, हालांकि लगता है ऐसा कि वो जो चाहे लॉ बनवा देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के पास मेजोरिटी है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको क्योंकि वो खुद एग्जीक्यूटिव में हेड बन के बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जुडिशियरी हालांकि दिखती इंडिपेंडेंट है, बट कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए गए हैं हमारे यहाँ पे जजेस को, जैसे आज ही हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स दिए गए कहीं ना कहीं जजेस को, वो थोड़ा बहुत उनको गवर्नमेंट की तरफ ही टिल्ट रखते हैं, इसलिए हमें कई इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। जैसे जस्टिस मिश्रा थे, उन्होंने राम जन्मभूमि पर जजमेंट दिया, रिटायर हुए, और तुरंत ही राज्यसभा में गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट कर दिया, राइट। तो जुडिशरी उतनी इंडिपेंडेंट है नहीं जितनी की माना गया था सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी में कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगी। ये चीज हमें यूएसए में ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पे जज कभी रिटायर नहीं होते, ठीक है। वहां जब तक आप हेल्दी हो, आपकी मेंटल स्टेट ठीक है, आप जज रहते हो, मरते दम तक आप जज रहते हो यूएसए में, जब तक आप खुद वॉलेंटरली ये ना मान लो कि नाउ आई एम नॉट फिट फॉर सर्विस, राइट। तो वहां पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। वहां जुडिशरी वाकई बहुत स्ट्रांग है, वहां की जुडिशरी जितनी स्ट्रांग है उतनी किसी भी कंट्री की जुडिशरी स्ट्रांग नहीं है, और वो हर एक लॉ को इंटरप्रेट करती है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू की भी जो प्रिंसिपल हम लोग लेकर आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहीं ना कहीं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन्फ्लुएंस था। Okay, separation of power among organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. These are the three organs of government, और इनके बीच में एक separation होना चाहिए, checks and balances होने चाहिए।
एज टू व्हाट दे डू फंक्शन। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का क्या काम है, उसे अपहोल्ड करना या इंटरप्रेट करना लॉज को, राइट। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। जब जब ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी हद से ज्यादा वायलेट होगी, तब तब एक कंट्री अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ सिविल लिबर्टीज इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि अभी हमने देखा जैसे बुलडोजर कल्चर चलने लगा था एक यूपी में, खासकर मध्य प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। उसने कहा कि नहीं, देयर शुड बी ए प्रॉपर गाइडलाइंस, देयर शुड बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन, उसके बाद ही आप बुलडोजर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टेट यानी कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो मन में आएगा वो करेगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इंटरफेयर किया उसमें, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी एक सेफगार्ड अगेंस्ट दी सिविल लिबर्टीज। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका क्या डोमेन है जिसमें वो वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का क्या डोमेन है, लोकल गवर्नमेंट का क्या डोमेन है। सो दिस डिवीजन ऑफ पावर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और ये हमारे इंडिया में दिया गया है इन दी 7th शेड्यूल। ओके, वहां पर 3 लिस्ट दी गई है। वन इज सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए लिस्ट अलग से बना के दी गई वाया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इन सब पे एक एक करके डिटेल में बात होगी। चलिए, अब इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें दिखती हैं, एक पार्टी सिस्टम और दूसरा सिविल सोसाइटी। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्टी सिस्टम? इट कैन बी ए सिंगल पार्टी सिस्टम, फॉर एग्जांपल चाइना, राइट, एंड इट कैन बी टू पार्टी सिस्टम जस्ट लाइक यूएसए, वहां पे दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट, एंटी रिपब्लिक, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है जैसे कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ओके, देन दूसरा टाइप ऑफ पार्टीज, इट कैन बी रिकग्नाइज लाइक नेशनल पार्टी या फिर स्टेट लेवल की पार्टी। ठीक है, जैसे अब आम आदमी पार्टी है वो बन चुकी है नेशनल पार्टी, ठीक है, लेकिन आई थिंक बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको डिग्रेड किया गया, वापस से वो स्टेट पार्टी बन चुकी है। और ऐसे कई स्टेट पार्टीज हैं जैसे डीएमके, राइट, एआईएडीएमके, तो ये सब स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, तो उसके बाद अनरिकग्नाइज बट रजिस्टर्ड पार्टीज। ना अगर आप सिर्फ ये देखेंगे ना इंडिया में, देखिए रिकग्नाइज पार्टी तो हो गई, ठीक है, नेशनल पार्टीज हैं, काफी सारी स्टेट लेवल की भी पार्टीज हैं, दैट इज वन थिंग। बट अनरिकग्नाइज लेकिन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रजिस्टर्ड अगर आप देखेंगे तो मोर देन 13,000 पार्टीज हैं इंडिया में जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिन्होंने कभी इलेक्शन पे कंटेस्ट नहीं किया, जिनका सोल पर्पस है सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट करना। ओके, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अभी तो खैर वो इतना बायस्ड हो गया है कि कोई अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, बट एक टाइम जब इलेक्शन कमीशन वाकई में इंडिपेंडेंट कह सकते थे हम उसको गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से, तब उसने ये पावर डिमांड की थी कि हमें पार्टीज को डी रिकग्नाइज करने की भी अथॉरिटी दीजिए, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड कर लेती हैं खुद को, चंदा लेती हैं, उसको ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करती हैं, बट ये कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती, राइट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टीज, वन इज रिकग्नाइज में नेशनल और स्टेट, और दूसरी है अनरिकग्नाइज बट दे आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और रजिस्टर्ड होने की वजह से वो फंडिंग रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाती है, एंड फिर वो ब्लैक का व्हाइट चलता रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी गवर्नमेंट का, दैट इज सिविल सोसाइटी, सॉरी सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी। ये होते हैं हमारे एनजीओज जो वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बार बार न्यूज़पेपर में कहता हूँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका नाम याद रखिए, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम को फाइनली खत्म करवाया। ठीक है, तो इस तरह के एनजीओज या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक हुआ करता था, चिपको मूवमेंट चलाई गई तब वो एक हुआ करता था, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन जो कैलाश सत्यार्थी का था। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स होते हैं तरह तरह के, वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे अभी पंजाब के फार्मर्स ने वो 3 लॉ रिपील करवा दिए थे। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे लेबर के जो लेबर्स की एक, आई डोंट नो व्हाट दैट टर्म इज कॉल्ड एज, ट्रेड यूनियंस। ओके, जो इनके जो यूनियंस बनते हैं लेबर्स वगैरह की या इंडस्ट्रीज की यूनियन होते हैं, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि ये जो 4 लेबर कोड्स हैं, दीज आर नॉट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स, तो उसका भी इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं रोक के रखा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे मेडिकल में आप देखते हैं, जो जब वो रेप केस हुआ या कहीं पे किसी डॉक्टर के साथ मारपीट हो जाती है तो सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के लॉज इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। कई बार इनके प्रेशर में आकर भी गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, कुछ लॉस इनेक्ट करती है। अब जैसे विमेन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है पिछले कुछ सालों से, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाइए।
ये सिविल ऑफेंस तो वो है ऑलरेडी, बट क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ये हमेशा लेबर राइट्स के बारे में बात करते रहते हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, बट कहीं ना कहीं इन सब प्रेशर ग्रुप्स जो है ना, इनकी बार्गेनिंग पावर वीक इसलिए हो गई है क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फार्मर्स की या स्टूडेंट्स का, तो ये सब डिवाइड हो गए हैं। स्टूडेंट्स यूनियन जो होते थे उनका काम था कि स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करना। पेपर लीक होता है या फिर कहीं पे करप्शन होता है, आपकी रिक्रूटमेंट में स्कैम होता है, ठीक है, इन सब के खिलाफ आवाज रेज करने की बात थी। आपकी एजुकेशन में फंडिंग कम की जाती है, उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत थी। आपके स्कूल्स वगैरह बंद किए जाते हैं गवर्नमेंट, या कहीं से बहुत पुअर रिजल्ट्स आते हैं, उसके लिए स्टूडेंट यूनियन बनाए गए थे। बट हुआ क्या असल में कि ये सब अलग अलग पार्टी में बट के रह गए। कोई बीजेपी में चला गया तो वहां एबीवीपी हो गया, ठीक है, कोई आईएनसी में चला गया, वहां पे एनएसयूआई हो गया, सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी की भी स्टूडेंट विंग है, सीपीआई का भी स्टूडेंट विंग है, सभी के स्टूडेंट विंग है। तो इन्होंने ये जो स्टूडेंट यूनियन वगैरह बनाए गए थे, जिनका प्रोविजन रखा गया था कि ये पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके वेलफेयर की, उनकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये पॉलिटिसाइज हो गए और ये डिवाइड होके रह गए हैं बिटवीन। अब कभी भी एबीवीपी या एनएसयूआई अगर इनकी रिलेटेड पेरेंट पार्टी पावर में है, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि ये स्कैम क्यों हुआ, रिक्रूटमेंट में पेपर लीक हुआ, या गलत लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है, इंटरव्यू में भेदभाव हुआ है, कभी बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवीजन हो गया। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स थे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया में, बट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। एनजीओस ने फिर भी अच्छा वर्क किया है, बट इन पर भी काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं कई बार, दैट आप लोग फॉरेन से फंडिंग लेकर इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस को वीक करने की कोशिश करते हो। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं स्टेट पर। नाउ व्हाट वी मीन बाय स्टेट, इसका मीनिंग, इसके एलिमेंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस, इनकी बात करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा गवर्नेंस की तरफ रहेंगे, इसके बाद कल से हम वापस से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे आ जाएंगे, जो आप जनरली लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट हम किसको कहेंगे? स्टेट इज एक्चुअली ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, फर्स्ट इज एक पीपल का ग्रुप होना चाहिए, एंड उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए। दे शुड नॉट बी लाइक कि जैसा हम लोग ऋग्वेदिक के टाइम पढ़ते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी थी, इधर से उधर माइग्रेट करती रहती थी, पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, फिर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आई, ठीक है, फिर सेटल होना शुरू हुए। नो, देयर शुड बी डेफिनेटिव टेरिटरी की ये टेरिटरी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल। नो, एक्सटर्नल कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेनिटी वर्ड जब हम बोलते हैं, सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है इंडिया पर, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया पर। अब जैसे जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तब हम अपने आप को सॉवरेन नहीं कह सकते थे, राइट, बिकॉज वी वर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट, बट नाउ वी कैन कॉल आवरसेल्फ सॉवरेन। तो यहां पर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उस पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनल कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। बट ये इंटरनल कंट्रोल आज के टर्म में उतना सूट नहीं करता, बट व्हेन वी डिफाइन दी स्टेट तो ये बात बोलनी होती है। इट कंस्टिट्यूट्स ए फॉर्मली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। अब यहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने एक फॉर्मल गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पंचायत, ओके, एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दी पॉलिटी, ये कहलाता है हमारा पूरा स्टेट। ठीक है, एक डेफिनेट टेरिटरी होना जरूरी है, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होना जरूरी है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई इंटरनल इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, एंड एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट। ओके, एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो टेरिटरी यानी कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो वहां के रहने वाले लोगों के कंट्रोल में हो। सेकंड इज सॉवरेनिटी यानी कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी। ऐसा नहीं कि आप यहां पे रह रही है कम्युनिटी लेकिन उस पर अल्टीमेट कंट्रोल किसी और का है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, देयर शुड बी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जब हम बात कर रहे हैं एक स्टेट की। पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, अब टेरिटरी बैरन भी नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड इज गवर्नमेंट, दैट इज ऑर्गन ऑफ स्टेट विच एक्सरसाइज द स्टेट पावर, यानी कि यहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए प्रॉपर जो पावर को एक्सरसाइज करेगी। अब ये पावर कहां से आ रही है? पावर लोगों से ही आ रही है। जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया, सभी लोगों ने अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम में से कुछ फ्रीडम सरेंडर की, ओके, ताकि कोई एक दूसरे का नुकसान ना कर सके, और ये फ्रीडम सरेंडर करके बदले में क्या लिया उन्होंने? अपनी इलेक्टेड पंचायत से श्योरिटी ली, अपने किंग से श्योरिटी ली दैट यू विल प्रोटेक्ट अस, राइट। नेक्स्ट इज, किस किस टाइप की हो सकती है स्टेट? फर्स्ट इज मोनार्की यानी कि रूल ऑफ द किंग, जैसा कि हम लोग एंशिएंट मिडाइवल टाइम में देखते हैं। ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू पीपल यानी कि एलिट क्लास, ये रशिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आज आज के टाइम में। ओलिगार्की अगर कहीं पे सबसे ज्यादा विजिबल है तो वो है रशिया में। ऑटोक्रेसी, दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। अभी तो हम किसी को नहीं कह सकते वर्ल्ड में कि ही इज ऑटोक्रेट,
ठीक है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। अगर मोदी जी को भी हम कह दें कि वो डिक्टेटर हैं या ऑटोक्रेट है तो वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज अगर वो ऑटोक्रेट होते तो वो किसान बिल इंप्लीमेंट कर चुके होते, राइट। वो अगर ऑटोक्रेट होते तो जो मर्जी उनके वो लॉ बना के इंप्लीमेंट कर देते, नहीं। उन्होंने आर्टिकल 370 भी अगर हटाया, कश्मीर से हटाया तो नहीं, इनफैक्ट चेंजेस किए, सिर्फ मॉडिफिकेशन किए हैं, वो अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगर उसमें चेंजेस भी किए तो वो लॉ के थ्रू ही जाके किया। पहले उन्होंने वहां की गवर्नमेंट गिराई, फिर गवर्नर को मान लिया कि जो गवर्नर है वही गवर्नमेंट है यहाँ की, ठीक है, वही हेड होता है स्टेट का, ठीक है। तो लॉ के थ्रू ही किया, ऐसा नहीं कि मैं ऑटोक्रेट हूं, मैं एब्सोल्यूट हूं, मैं कुछ भी करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आज के टाइम में आप किसी को भी ऑटोक्रेट नहीं कह सकते, वर्ल्ड में इस वक्त कोई नहीं है। हिटलर रहा होगा एक जमाने में अपने टाइम में, बट अभी के लिए तो कोई भी ऑटोक्रेट नहीं है वर्ल्ड में, सब कहीं ना कहीं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। टर्की के हम एडोगन की जब बात करते हैं तो उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए पहले एक रेफरेंडम कराया कि आपको यही पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम चाहिए। तो जनता ने रेफरेंडम में कहा हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, तो वो आदमी फिर प्राइम मिनिस्टर से उठ के प्रेसिडेंट बन गया और आज वो पूरी पावर कंट्रोल करता है वो टर्की में, राइट। लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह के काम करना पड़ता है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी यहाँ पे रूल कर रहे हो आप इन द नेम ऑफ गॉड बाय इट्स रिप्रेजेंटेटिव। ये आपको देखने को मिलती है ईरान में, ठीक है। ईरान में आज भी थियोक्रेसी है, वहां की ये जो रूलर है खेमनी, ठीक है, ये सब रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। एंड नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, दिस इज द रूल बाय कॉमन पीपल, या तो डायरेक्टली रूल करेंगे या फिर थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बट ऑब्वियसली डायरेक्टली तो आप रूल कर नहीं सकते, पुराने जमाने की बात और थी, एक गांव होता था 600-500 लोग होते थे, वो कर लेते थे डायरेक्टली रूल, ठीक है। बट यहाँ पे आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही रूल किया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज सुपीरियर बिकॉज इट अलाउज टू यूटिलाइज द इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। नाउ हाउ इट इज यूटिलाइजिंग द इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, बिकॉज यहां पर आप अपनी समझ से ही इलेक्ट करते हो। आपको अपनी समझ से ये डिसाइड करना है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको अपना एमएलए चूज करना है, किसको अपना एमपी चूज करना है, किसको चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चूज करना है, ओके। तो यहां पर क्योंकि ये जो सारे हैं मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, इसमें कॉमन मैन या विमेन की इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। इसमें कॉमन मैन का कोई रोल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी एक है जिसमें रोल है इंसान का। नाउ यू कैन से कि यार मेरे अकेले के वोट से तो कोई डिसाइड होगा नहीं कौन सीएम बनेगा कौन पीएम बनेगा, हाँ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो 5 तरह के सिस्टम है उसमें से यही सबसे कम बुरा है, ओके। यू कैन से रेस्ट फोर आर दी वर्स्ट एंड डेमोक्रेसी इज बैड, okay, democracy is bad but other 4 options are even worst, okay। now what are the functions of the state, अब इसके सारे फंक्शंस होते हैं, मिलिट्री फंक्शंस भी होते हैं, दैट इज इट विल प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक। एंड पुलिस फंक्शन भी होते हैं, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है विद इन दी सोसाइटी। रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज जो भी टैक्स वगैरह आ रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, ओके। इट शुड नॉट बी लाइक कि एक ही स्टेट में, जैसे आज जो हो रहा है कि देश का अधिकतर पैसा गुजरात में जा रहा है, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक गवर्नमेंट का काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज शुड बी फेयर, वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग द वीकर सेक्शन। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है और हर कंट्री की गवर्नमेंट करती है। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इज, एक सिंगल लाइन अगर डेफिनेशन देनी है आपको तो इट इज ए फंडामेंटल लॉ विच गवर्न ए कंट्री। किसी भी कंट्री में देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नहीं है, बस एक लॉ है जिसके थ्रू पूरी कंट्री को गवर्न किया जा रहा है और इस लॉ को सभी को फॉलो करना पड़ता है। जो भी सिटीजन्स हैं वहां के उन्हें ये फॉलो करना ही होगा, और अगर सिटीजन नहीं भी हैं लेकिन रेसिडेंट हैं इस कंट्री में तो इस कंट्री का कानून मानना होगा, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ विच गवर्न द कंट्री, दिस इज द हाईएस्ट लॉ। इसके अलावा जितने भी लॉ हमने शुरू में देखे, स्टैट्यूटरी लॉ या जुडिशियरी के थ्रू बनाए गए या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाए गए लॉ, दे ऑल आर subordinate to this highest law of the land, which is the constitution. Constitution laws prevail over other laws in case of conflict. अब सपोज कीजिए कि कई बार कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट के बनाए हुए एनवायरमेंट लॉस होते हैं कई बार, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई फ्रीडम के अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, ये वाले लॉज प्रिवेल नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑल दी अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कई बार होता है ना कि जैसे एनआरसी वगैरह करने जा रही है गवर्नमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो चैलेंज क्यों किया गया कोर्ट में, इसलिए किया गया कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइट हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज विल ऑलवेज बी सुप्रीम ओवर एनी अदर लॉ।
ओके, एंड जुडिशरी प्रोटेक्ट्स इट्स सैंक्टिटी, क्योंकि जुडिशरी को ही पावर दी गई है किस चीज की, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट हु इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज द जुडिशरी। ओके, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई थ्रेट आता है तो कहां जाते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज उसी को कहा गया है दैट यू आर द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट प्रोटेक्टर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रोटेक्टर है प्रेसिडेंट। यूपीएससी ने इसी तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था एंड बच्चे कंफ्यूज इसी में हुए थे कि ऑप्शन प्रेसिडेंट मारे या सुप्रीम कोर्ट। ओके, प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट कौन करेगा, तो इंटरप्रीट करने का काम है जुडिशरी का। ऑलराइट, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स बता देता है कि हमारी कंट्री किस तरह की होनी चाहिए। हमारी कंट्री सॉवरेन होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए, सोशलिस्ट सेक्युलर होनी चाहिए, राइट। फिर आपस में फ्रेटर्निटी मेंटेन करनी है, दैट इज ब्रदरहुड, भाईचारा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह का देश हमें बनाना है, वो चीज बता देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, दैट इज इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, इसलिए हम लोग प्रीएम्बल को क्या कहते हैं कि ये एक तरह का हॉरोस्कोप है, ये बता देता है शॉर्ट में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है या हमारा देश किस तरह का बनेगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द स्टेट, तो हमारा जो देश है या कोई भी एक स्टेट है वो किस तरीके का हो सकता है। इट कैन बी रिपब्लिक, दैट इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। देखिए इंडिया में प्रेसिडेंट, हमेशा एक कंट्री में प्रेसिडेंट या किंग उसके हेड होंगे, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में फर्क समझिए। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर है, दैट इज वन थिंग। तो हेड ऑफ द स्टेट, अब हम लोग कंपैरिजन करें, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द स्टेट यूके में कौन है, तो उनकी क्वीन। उनकी जो क्वीन है वो हेरिडिटरी है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इलेक्टेड, हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, देश इलेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं अपने आप को रिपब्लिक, जबकि ब्रिटेन अपने आप को रिपब्लिक नहीं कह सकता। रिपब्लिक का मतलब यही होगा कि हेड ऑफ द स्टेट को जनता चूज करेगी, राइट। सो इंडिया इज ए रिपब्लिक, ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक, क्योंकि उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है वो हेरिडिटरी है। सेकंड इज सोशलिस्ट, दैट इज स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट यानी कि पहले जब हम लोग 5 ईयर प्लानिंग वगैरह फॉलो करते थे, या यूएसएसआर 5 ईयर प्लानिंग फॉलो करता था, तो वो सोशलिस्ट टाइप की कंट्री थी, ठीक है। वहां पे स्टेट रेगुलेट कर रहा था पूरी इकोनॉमी को, जैसे इंडिया में होता था कि आपको हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना होता था, आपको कोटा दिया जाता था कि आपको अगर साइकिल मैन्युफैक्चर करनी है तो आप एक मंथ में इतनी साइकिल मैन्युफैक्चर कर सकते हो, राइट। तो ये सोशल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज भी लगभग हर कंट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोशलिस्ट सभी हैं। यूएसए को हम लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, पूरी तरह तो वो भी नहीं है, उसमें भी सोशलिस्ट टाइप की चीजें हैं, जैसे उनके यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज लगभग पूरी की तरह से फ्री होती हैं, ठीक है। यूके में पूरी तरह से मेडिकल सर्विसेज फ्री है, ठीक है। तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा सोशलिज्म का एलिमेंट रहेगा। इंडिया में एक टाइम सोशलिज्म ज्यादा था, 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए, एलपीजी रिफॉर्म्स, और हम थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ मूव हुए और हमने काफी सारे सोशलिस्ट प्रोविजंस डिसमेंटल कर दिए। बट उसके बाद भी आज भी हम लोग सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, मिड डे मील स्कीम चलाते हैं हम लोग बच्चों को, ठीक है। उसके बाद पीडीएस हम लोग रन करते हैं, उसके बाद फिर अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सोशलिस्ट मेजर्स ही हैं। Next is secular, that is state with no official religion. Now India is a secular country and फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, इट इज ऑल्सो सेक्युलर कंट्री, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो है पॉजिटिव, दैट इज हम लोग सभी रिलीजन को बराबर इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। जबकि उनका जो सेक्युलरिज्म है फ्रांस का, वो नेगेटिव है, वो कहता है कि हम किसी भी रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हमारा रिलीजन यानी स्टेट का, गवर्नमेंट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन भी देंगे और इक्वल सपोर्ट भी देंगे, राइट, इक्वल प्रमोशन, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म हर कंट्री में रहता है, प्रोवाइडेड कि जब तक एक कंट्री अपने साथ इस्लामिक वर्ड ना जोड़ लेगी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस और दैट, अफगानिस्तान, ईरान, इवन पाकिस्तान भी, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन हमने अपने आप को सेक्युलर रखा हुआ है। इवन बांग्लादेश भी सेक्युलर है, बट हालांकि अभी उसकी हरकतें सेक्युलर जैसी है नहीं। दूसरा होता है यूनिटरी स्टेट, यानी कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वही सब कुछ होती है, उसी के पास पूरी पावर होती है। इसका एग्जांपल है यूके। यूके में जो सेंटर है, देखिए पहली बात तो कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब बातें मैं करूंगा आगे, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, ठीक है, इट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है ना, वो सब उनका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। तो वहां पर जो स्टेट यूनिट्स होती हैं,
ठीक है, या स्टेट तो खैर वहां है ही नहीं, वहां सीधे फिर लोकल गवर्नमेंट ही आ जाती है। अब उनके यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, ये सीधी अपनी पावर जो ड्रॉ कर रही हैं वो कर रही हैं सेंटर से, यानी कि पार्लियामेंट से। इसलिए हम कहते हैं कि यूके में पार्लियामेंट सॉवरेन है, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि वो जो लॉ बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यानी कि हमारा पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके कोई लॉ नहीं बना सकता, उनके यहाँ बना सकता है। ओके, सो यूनिटरी स्टेट यानी कि एक गवर्नमेंट ही सोल पावर होती है वहां पर। कि इंडिया में ऐसा नहीं है, हम यूनिटरी स्टेट नहीं है, ठीक है, हम फेडरल स्टेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में से ही पावर ड्रॉ करती है सेंटर भी और स्टेट भी। ओके, नेक्स्ट इज फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट हम लोग हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल से गवर्नमेंट के, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है। अब वेलफेयर स्टेट, इट वर्क फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अब सभी, कोई स्टेट ये नहीं कहेगा कि हाँ हम वेलफेयर स्टेट, सभी स्टेट कहेंगे कि हमारे यहाँ भी वेलफेयर स्टेट के एलिमेंट्स मौजूद है। राइट, तो जैसा कि हमारे यहाँ भी है, ये जितनी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं वो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ इट्स सॉवरेन पावर, दैट इज डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज एंड सब्जेक्ट्स। तो ये सॉवरेन पावर बताता है कि हमारे पास राइट है अपनी टेरिटरीज को अपनी तरीके से गवर्न करने का। इसलिए जब भी फॉरेन से कोई कुछ कहता है कि इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? हमारा रिस्पॉन्स सिंपल होता है, दैट डोंट वायलेट आवर सॉवरेनिटी, डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। ठीक है, नो व्हाट आर द मैनर ऑफ एक्सरसाइज स्टेट पावर थ्रू? एक होता है डायरेक्टली बाय पीपल, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। ठीक है, वहां पर जब भी कोई लॉ बनता है ना तो लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। स्विट्जरलैंड में पॉपुलेशन ही बहुत कम है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लॉ बना रहे हैं तो लोग वोट करेंगे कि ये लॉ पास होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसाइड करते हैं, और इसलिए हम लोग हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जबकि स्विट्जरलैंड है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंशियल टाइप हो सकता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, एग्जांपल यूएसए। ठीक है, दूसरा हो सकता है पार्लियामेंट्री, दैट इज ड्वेल एग्जीक्यूटिव, यानी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट अलग है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर वो अलग है, राइट, दैट इज पार्लियामेंट्री। ना व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, व्हाट नहीं, वाई आएगा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। फर्स्ट इज कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, कोई एक फ्रेमवर्क नहीं होगा जिसमें सबको रहना है, तो फिर कोई भी कुछ भी करेगा, तो फिर हमारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कौटिल्य कहता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, राइट। क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, आज आज कोई कानून ना हो, कुछ ना हो, तो जो सबसे पावरफुल है वही रूल करेगा। ठीक है, माइट विल बी राइट, वो वाला प्रिंसिपल चलेगा यहाँ। तो टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, ये भी जरूरी है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरी थी, सुप्रीम कोर्ट यही कहता है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते पब्लिक के। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कोई गलत चीज, गलत एक्शन लेती है, जैसे बुलडोजर टाइप ऑफ। सेकंड इज टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी ये एंश्योर किया जा सकता है कि देयर इज रूल ऑफ लॉ। कोई भी एक्टिविटी अगर आप करोगे अपने देश में, तो वो लॉ के कंफर्मिटी में ही होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे पर्सन का रूल नहीं चल सकता, देयर कैन नॉट बी रूल ऑफ ए पर्सन। राज मोदी जी का नहीं चलेगा या मनमोहन सिंह का नहीं चलेगा, राज चलेगा कानून का। टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, कई बार होता है सरकार कुछ नियम ऐसे ले आती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी कि मदरसा बंद किए जाएंगे, बट उसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दिया गया है कि माइनॉरिटी अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश भी कर सकता है, एडमिनिस्टर भी कर सकता है, तो आप ऐसे नहीं बंद कर सकते मदरसा, राइट। तो कभी भी स्टेट और सिटीजन के फंडामेंटल राइट के बीच कोई कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है हमें। सेकंड इज ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि लेजिस्लेचर का डोमेन क्या है, जुडिशरी का डोमेन क्या है और एग्जीक्यूटिव का डोमेन क्या है। हालांकि अभी के लिए इतना याद रखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी जो है इन तीनों ऑर्गन्स के बीच, वो उतनी वाटर टाइप नहीं है। राइट, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर से बात करेंगे। उतना वाटर टाइट डोमेन नहीं है हमारे यहाँ पर, यूएसए में फिर भी काफी वाटर टाइट डोमेन है सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक है, इस पे फर्दर डिस्कशन होगा आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, इनके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का, जैसा कि आज हो रहा है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, इवन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, इन सब का क्या हो रहा है, सीधा सीधा कंफ्लिक्ट चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। ये कहते हैं कि आप हमें फंडिंग नहीं देते हो, आप हम पे अपने कंडीशंस इंपोज करते हो फंडिंग के लिए, राइट। तो इस तरह के कंफ्लिक्ट्स ना हो, इसीलिए ये चीजें की गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या रोल है? ये कंफ्लिक्ट प्रिवेंट करना बिटवीन यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट लेवल। ठीक है, जब भी कोई स्टेट को शिकायत होती है, जैसे केरल था, तमिलनाडु था, ये लोग कहाँ गए? अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बिकॉज दे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसी के पास है।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, जैसा मैंने आपको बताया दो तरह के हो सकते हैं, रिटन एंड अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे पहली बार आया यूएसए में, और सबसे पहले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया यूके में। राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन। लेकिन यूएसए का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत छोटा सा है, हार्डली 11 पेजेस का। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि उनके यहाँ नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी स्टेट्स हैं उनके उनके हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है, सारे स्टेट पे अप्लाई होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। राइट, यूएसए में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक छोटा सा 11 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल लेवल पर, जो कुछ फंक्शन नेशनल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर देता है, बाकी सारे फंक्शंस और पावर स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देता है। ऑल लॉज इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। देखिए, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसमें सभी लॉज एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड कर दिए जाते हैं एंड अरेंज कर दिए जाते हैं सीरियली। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे, अगर आप पार्ट्स देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक जगह होनी चाहिए जहां लोग रहेंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड चैप्टर है हमारे यहाँ सिटीजनशिप पे। एक टेरिटरी है तो उसके अंदर कौन रहेंगे, सिटीजनशिप। फिर इन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी देने होंगे कुछ, राइट। और उसके बाद फिर डीपीएसपी आ जाता है, क्योंकि डीपीएसपी में भी गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसके बाद होगी स्टेट गवर्नमेंट होगी हमारी, और इस तरीके से ओवरऑल 23-25 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। दे आर सीरियली सिस्टमैटिकली अरेंज। एक टेरिटरी है, उसमें सिटीजन रहते हैं, उन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देना है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को भी कुछ जिम्मेदारी देनी है, और फिर यूनियन पे लेवल पे गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, राइट। इस तरीके से ये चीजें लॉजिकली अरेंज की गई है, कोडिफाइड की गई है। नो, नेक्स्ट इज, जब भी ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो बहुत रिजिड होता है। जैसा मैंने आपको यूके के कंटेक्स्ट में बताया कि वहां पे पार्लियामेंट जो भी लॉ पास कर देगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा। यानी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस अगर करने तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं। एक जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वो लॉ पास करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। ओके, जबकि यूएसए में इतना आसान नहीं है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, उसे अमेंड करना इतना आसान नहीं है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पॉसिबल है, लेकिन तीन तरीके से होता है। वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, वो कुछ प्रोविजन है, कुछ है जो स्पेशल मेजोरिटी से हो जाते हैं, और कुछ प्रोविजन है जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स उसके थ्रू हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सपोज फेडरलिज्म, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऐसे मैटर्स हैं जो अमेंड नहीं होते, राइट। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं रिजिड और फ्लेक्सिबल इन दोनों के बीच में रखा है। ना पूरा रिजिड रखा है, ना ही पूरा फ्लेक्सिबल रखा है। ना तो यूएसए जितना रिजिड है और ना ही यूके जितना फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिटन जो होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको अमेंड करना उतना आसान नहीं होता जितना कि अनरिटन को अमेंड करना है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूके के अलावा न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है। Rigid constitution. This requires special procedure or special majority for the amendment. It cannot be amended like any other law of the legislature. ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी बैठी हुई है, उसमें से 50% प्लस वन ने पास कर दिया और अमेंड हो गया। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 545, राइट। 10% कितना होता है, 10% इज द कोरम ना, जो जिसकी हमें जरूरत है। अगर पार्लियामेंट को आज मीटिंग करनी है तो हार्डली 10% लोगों की प्रेजेंस की जरूरत है हमें। तो 10% यानी कि कितने, हार्डली कहीं कुछ 55 लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट। और अगर मान लीजिए कि यहां पर 55 लोग प्रेजेंट है, और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता तो कितना चाहिए, सिर्फ 50% का मेजोरिटी चाहिए ना। तो हार्डली कुछ, अगर सपोज 28 लोगों ने अगर यस कह दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है ऐसे। तो सिर्फ पार्लियामेंट में 28 लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे हमारा। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इतना इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर रखे जाते हैं, हमने 3 तरह की कैटेगरी रखी है, उन सबकी बात होगी डिटेल में, अभी सारी चीज यहीं पे नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। बट रिमेंबर कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली ज्यादा रिजिड होता है एज कंपेयर टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इट कैन ईदर बी फेडरल जैसा कि यूएसए इंडिया में है, या फिर यूनिटरी जैसा कि यूके में है। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम एंड ऑल स्टेट ऑर्गन ड्राइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम सेंटर से पावर ड्राइव कर रहे हैं, नो, स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो ड्राइविंग इट्स पावर फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जबकि यूके में अलग है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पावर ड्राइव करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। Judiciary enjoys wide power of interpretation of constitutional provision. Okay, and second is judicial review of laws made by legislature.
फर्स्ट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है, जैसा कि अभी हमने कई केसेस में देखा। दूसरा, अगर कोई लॉ बना भी दिया है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने, जैसे कि एनजेएसी बिल लेके आए थे, सॉरी एनजेएसी, ठीक है, ये जिसको हम फोर्थ जज के केस के नाम से भी जानते हैं, तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, दिस वायलेट दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको उसने गिरा दिया था, राइट। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि सुप्रीम माना जाता है एंड स्टैट्यूटरी लॉ जो कि लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। तो ये बात हुई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन अनरिटन के जो फीचर्स होते हैं ना, उनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के पूरा, ठीक है। सेकंड इज अनरिटन। नाउ क्लासिक केस इज यूके, न्यूजीलैंड भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दे आर नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट, कोडिफाइड नहीं किया गया है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर स्कैटर्ड इनटू वेरियस लॉज, लीगल कमेंट्रीज या डॉक्यूमेंट्स। जो लॉ पास हो जाए पार्लियामेंट से वही उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। उनके स्टैट्यूटरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में कोई फर्क नहीं है। जो स्टैट्यूटरी लॉ है यानी कि जो उनके पार्लियामेंट ने पास कर दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कहलाता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो सबसे सुप्रीम है, बाकी स्टैट्यूटरी लॉज और सारी चीजें सबऑर्डिनेट है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, नो दिस अनरिटन इज वेरी फ्लेक्सिबल। मेजोरिटी से पास करा दो अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अमेंड, ठीक है। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर और मेजोरिटी फॉर द अमेंडमेंट एंड इट कैन बी अमेंडेड लाइक एनी अदर लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। जस्ट जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग देखनी है, तो जो भी आपके पार्लियामेंट का कोरम हो, जैसे हमारा 10% है, 10% लोगों को बुलाइए, उनमें से 50% प्लस वन अगर सपोर्ट कर देते हैं तो इट इज पास, ओके। Now, some important facts about Indian Constitution. First is कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है, डायनेमिक कहा जाता है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये बना था 1947 में, ठीक। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि तब डिजिटल एज नहीं आई थी, लॉ टू प्राइवेसी ये सब बातें तो होती ही नहीं थी उस टाइम, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल थिंग। तो ये तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता होता है कि देखिए टाइम बदलेगा, चीजें बदलेंगी, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो टाइम के साथ इवॉल्व हो सके, राइट। इसीलिए इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा एंड मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हम लोग आज तक कर चुके हैं टू कीप इट गोइंग विद चेंजेस इन टाइम। सेकंड इज सोर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अराउंड 60 कंट्रीज। अब ये सब हम एक एक करके बात करेंगे कि हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजन लिए हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने यूएसए से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है यूके से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स लिए हैं हमने साउथ अफ्रीका और आयरलैंड से, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स किया गया फ्रॉम मोर देन 60 कंट्रीज। तो ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है इंडिया को कई बार कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। तो इस पे अम्बेडकर जी का कहना था कि हाँ, जिस वक्त हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि आज से करीब 200 साल पहले पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है यूएसए में, तो आज जब आप जिस ईयर में बैठ के ये लिख रहे हो तो इसमें कुछ नया तो नहीं हो सकता, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी हैं उनको हम अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी सोशो और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने यहाँ पर अपना संविधान बना रहे हैं, ओके। बिकॉज एट दिस एज देयर कैन नॉट बी एनीथिंग न्यू, बट देयर शुड सर्टेनली बी सम मॉडिफिकेशन एज पर द लोकल नीड्स। नेक्स्ट इज हैंड रिटन है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आपने देखा होगा कैलीग्राफी करके लिखा गया बाय बोस, आई डोंट रिमेंबर हिज फुल नेम। Okay, next is 283 members signed the constitution in the Constituent Assembly. These are some basic facts. To enact the constitution, Constituent Assembly was formed in 1946. ये सब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। And to draft the constitution, 7 members की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन पता है मेजोरिटी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अम्बेडकर जी के अलावा और किसी के नाम ही नहीं जानते, जबकि वो सिर्फ इसके चेयरमैन थे। उन्होंने चीजें बाद में लॉजिकली अरेंज की थी, कंपाइल की थी, बट 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमिटी थी ओवरऑल, ओके। Ambedkar ji, he was the chairman of drafting committee. He is also called as father of Indian constitution. He was also the first law minister and he is also an economist. But इनके अलावा और भी कई लोग थे जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव एंड टी टी कृष्णमाचारी,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में लगे थे 2 साल 11 महीने 17 दिन टू फिनिश द राइटिंग एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को अभी मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मानना शुरू किया है, क्योंकि 26 नवंबर को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कर लिया गया था, लेकिन साथ में कहा गया था कि इट विल कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को फोर्स में आएगा, ये क्यों डिसाइड किया गया? बिकॉज यही वो दिन था जब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था इन 1930 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन 26 जनवरी को फोर्स में आए थे। नो, कुछ प्रोविजंस थे जैसे सिटीजनशिप राइट्स एटसेट्रा, तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ चुके थे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, कुछ प्रोविजन पहले ही फोर्स में आ चुके थे और बाकी के जो प्रोविजन है वो 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन फोर्स में आए थे। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ठीक है, इज्म वर्ड जहां भी आ जाए ना तो समझ जाना कि डिनोट सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफी। फर्स्ट इज इट एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सभी पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती रहती हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की जरूरी है। ओके, सेकंड इज प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट पावर, इसलिए आज अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसको कई बार बोला जाता है कि आपके काफी एक्शन आर्बिट्री है, जैसे बुलडोजर कल्चर या आर्बिट्री एक्शन है। लिमिटेड गवर्नमेंट, अब ये आपको प्रीलिम्स में पूछा भी गया था कि व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो उसका आंसर यही था कि गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज लिमिटेड। लिमिटेड कैसे? इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और बाय द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, उसको चला तो इंसान ही रहा है, ठीक है, इट इज एक्चुअली रूल ऑफ अ पर्सन, बट वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही रूल कर सकता है, इसलिए उसको हम रूल ऑफ अ पर्सन नहीं कहते, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। उसको आप मोदी राज या मनमोहन राज नहीं कह सकते कभी, उसे कानून राज ही कहा जाएगा हमेशा। कंफर्मिटी ऑफ एवरी स्टेट एक्शन टू रूल इफ लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ना ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इसको मैं दूसरे कलर से लूंगा, जस्ट अ सेकेंड, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए प्लीज, ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को। फर्स्ट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, सो ये लिया गया है ब्रिटेन से, फर्स्ट थिंग, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए से। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इज इट असर्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग। देखिए, जब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात आ रही है, यानी कि इसमें जुडिशरी में कई बार हम लोग देखते हैं ना कि यार ये गलत हो रहा है, ठीक है, या ये बार बार तारीख पे तारीख, ये ठीक नहीं है, या फिर बार बार जजमेंट आता है, चैलेंज कर दिया जाता है फिर से, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि यार ये प्रोसीजर ठीक नहीं है, बट दी थिंग इज कि अगर कोई कंट्री प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रही है तो जुडिशरी यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि आपका लॉ जस्ट है या फेयर है। ठीक है, वो इसमें नहीं जा सकता। दी फेयरनेस एंड जस्टनेस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। कोर्ट में ये नहीं कह सकता कोई कि यार ये लॉ फेयर नहीं है। फेयर है या नहीं है डजेंट मैटर, लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बना दिया है, उसके लिए एक प्रोसीजर स्टैब्लिश कर दिया गया है, तो ये प्रोसीजर ही फॉलो किया जाएगा। या तो फिर आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कहिए, अब पार्लियामेंट उसको चेंज कर ले, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में कोर्ट कभी भी उस लॉ में चेंजेस नहीं कर सकता। जो प्रोसीजर जैसा बना दिया गया, जैसा लेजिस्लेचर ने, क्योंकि लॉ मेकिंग किसका काम है? लेजिस्लेचर का, तो लेजिस्लेचर ने जैसा बना दिया है वैसा ही उसको इंटरप्रीट और इंप्लीमेंट करना होगा। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस में फॉलो किया जाता है, यहां पर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को फॉलो करते हैं, ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। ठीक है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, कि पार्लियामेंट ने जो बना दिया वो फॉलो करना है, बट यहां पे इनका कहना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जरूरी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि यहां पर जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है दोनों चीजें, प्रोसीजरल एस्पेक्ट को भी, जबकि ड्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश में, यानी कि इंडिया में या यूके में, वहां पे प्रोसीजर को ही सिर्फ एग्जामिन किया जा सकता था कि जो प्रोसीजर लिखा गया वो प्रॉपर फॉलो हुआ है या नहीं। ये नहीं कह सकते कि यार ये प्रोसीजर ही गलत है, अनजस्ट है ये। ऐसे तो कहने के लिए सेक्शन 498, जिसमें दहेज प्रताड़ना के केस सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है, कहने के लिए तो 498 लगता है कि यार ये गलत है ये लॉ, ठीक है, इससे इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, बट जब तक पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं करेगा, जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। वो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर सकती है कि प्रोसीजर ढंग से फॉलो किया गया है या नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दोनों चीज एग्जामिन होती है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं, और दूसरा सब्सटेंटिव एस्पेक्ट, यानी कि ये लॉ फेयर और जस्ट है या नहीं।
ओके, सो फेयर एप्लीकेशन ऑफ ए लॉ इज द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इंडिया में कहीं ना कहीं हम ज्यादातर टिल्ट करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की तरफ रादर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। ओके, क्योंकि हमने यूके से ये लिया था, यूएसए से हालांकि इसको हमने बाद में अपने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जुडिशियरी जितना हो सकता है अपने आप को रिस्ट्रेन करके चलता है कि पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी लॉ मेकिंग में, उसको उसमें इंटरफेयर ना किया जाए, वही ठीक है। ठीक है, हालांकि कई बार वो ऐसी गाइडलाइंस दे देता है कि हमारे पार्लियामेंट को इस पर्टिकुलर मैटर पे लॉ बनाना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आया हो। ड्यू प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को भी देखता है कि ये लॉ फेयर और जस्ट है या नहीं। ठीक है, जबकि प्रोसीजर में वो सिर्फ प्रोसीजर को ही देख सकता है कि प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है या नहीं। गवर्नमेंट, नो, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट बाय विच द स्टेट एक्सरसाइज इट्स पावर। ठीक है, अब स्टेट तो हमने कह दिया कि स्टेट बन गया है, एक कंट्री तैयार हो गई है, बट वो स्टेट को गवर्न कौन करेगा? एक ऑर्गन बनाना पड़ेगा, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट, जो पावर को एक्सरसाइज करेगी। अब ये गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल हो सकती है यूएसए की तरह, पार्लियामेंट्री हो सकती है इंडिया की तरह, या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल हो सकती है फ्रांस की तरह। ठीक है, वहां सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है। प्रेसिडेंशियल, क्लासिक केस यूएसए, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहां पे एब्सोल्यूट है एकदम सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे कि प्रेसिडेंट आप देखिए, ठीक है, सपोज अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे वहां के, ठीक, उसके बाद इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना, यानी कि जिन्हें हम लोग मिनिस्टर कहते हैं, वहां पे सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड सो ऑन। तो ये जो उनके मिनिस्टर्स बनेंगे यानी कि सेक्रेटरीज, ये इनके प्राइवेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर बन रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो लेजिस्लेचर से ही आना चाहिए। वो अलग बात है कि 6 महीने के लिए ऐसे आदमी कोई बनाया जा सकता है जो पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, यानी लोकसभा राज्यसभा का। बट मेजरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर में जो एमपीस होते हैं, जो चुनाव जीत के आते हैं, वही मिनिस्टर बनते हैं। बट यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, वहां पे लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, वो इलेक्ट होके आते हैं, बट वो मिनिस्टर नहीं बनते हैं, ये सब मिनिस्टर बनते हैं, एंड दीज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में जाना होगा आपको। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आर होंगे, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया जा सकता है आपके अगेंस्ट, और एग्जीक्यूटिव को रिमूव भी किया जा सकता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। ये जो इनके सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर, मिलिट्री एटसेट्रा, ये डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं टू द प्रेसिडेंट, दीज आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर लेजिस्लेचर। ठीक है, उनके सेनेट या लोअर हाउस को अकाउंटेबल है ही नहीं है लोग, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर माना जाता है। राइट, इंडिया में लेजिस्लेचर इंक्वायरी कर सकता है जज के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट, रिमूव भी कर सकता है, रिमूव के लिए प्रेसिडेंट को बोल सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट है एक्चुअली कंसिडर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अपॉइंट तो वही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, जुडिशियरी में या लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव, ये सब एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करते हैं। जैसे लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, लेकिन उस लॉ को भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गिरा सकता है, जैसे एनजेएसी बिल को गिरा दिया था। राइट, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सब सेपरेट है। हालांकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, वो जुडिशियल रिव्यू जरूर यूज करता है कई बार, लेकिन उसके बाद भी उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। वहां पे लेजिस्लेचर सिर्फ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, लेकिन इन मिनिस्टर्स वगैरह के अगेंस्ट नहीं। ठीक है, इसकी और बातें करेंगे हम लोग जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा बात करेंगे। बस अभी के लिए याद रखिए कि प्रेसिडेंशियल यानी कि यूएसए, इसमें देयर इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। देर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जैसा कि यूएसए का केस देखा। एग्जीक्यूटिव पावर इज सोलली कंसंट्रेटेड इन सिंगल प्रेसिडेंट ऑफिस। सारी की सारी जो पावर है पूरी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ही, जबकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है इट इज काइंड ऑफ मोर ऑफ अ रबर स्टैम्प। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी हमारे यहाँ पूरी पावर नहीं है। काफी कंट्रोल रहता है लेजिस्लेचर का उसमें, अभी नहीं है, अभी के टाइम की बात छोड़िए आप, वैसे रहता है। ठीक है, जबकि वहां पर सिंगल प्रेसिडेंट में ही सारी पावर रहती है। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये वही हेड ऑफ द स्टेट है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देर इज एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है, क्या वहां का पार्लियामेंट चाहे तो इन पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है? नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कर सकता है। इंडिया में हमारे यहाँ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी और सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंसर मोशन पास किया जाता है। ये सब क्या होते हैं, आगे के लेक्चर्स में बात होगी। प्रेवलेंस ऑफ किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का कंसेप्ट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, बट इनफॉर्मली है। किचन कैबिनेट इज जस्ट लाइक कि एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके कुछ खास 2-3
इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बस, ठीक है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, पूरा कैबिनेट भी नहीं, सिर्फ दो चार खास। और इसमें किचन कैबिनेट में क्या आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, जैसे ट्रम्प है तो उनकी बेटी, उनका दामाद, वो सब भी उनके किचन कैबिनेट का पार्ट होता है, ठीक है। जबकि इंडिया में इस तरह की चीजें नहीं है, वहां पे चलता है किचन कैबिनेट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज एडवोकेटेड, तो इंडिपेंडेंस वहां भी रहती है जुडिशरी में, और पार्लियामेंट्री यानी कि हमारे यहाँ भी रहती है, वो कोई नया नहीं है, ये दोनों में कॉमन है। एंड प्रेवलेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू मेजरली तो वहीं पे था, लेकिन इंडिया ने भी उसको अडॉप्ट किया और आजकल तो लगभग सभी कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। पार्लियामेंट्री क्लासिक केस इज यूके, ठीक है। देयर इज एब्सेंस ऑफ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है बट कंप्लीट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, एक दूसरे में डोमेन में इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी जो भी मिनिस्टर्स वगैरह आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो लेजिस्लेचर से ही आएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं होते तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपको लेजिस्लेचर का पार्ट बनना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को गिरा सकता है, ओके। पार्लियामेंट कैन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं यहाँ पे, नॉमिनल यानी कि डीजर हेड, दैट इज हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, और रियल यानी कि डी फैक्टो हेड, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी कि दो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह कोई अकेला आदमी पावरफुल नहीं है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पावर दी जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है, अगर वहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है निर्मला सीतारमन जी से लेजिस्लेचर में तो जवाब देना होगा। जबकि वहां यूएसए में ऐसा नहीं है, उनका फाइनेंस मिनिस्टर अगर टैक्स बढ़ा भी देता है तो वहां पे उसको जाके पार्लियामेंट में जवाब नहीं देना है, प्रेसिडेंट से पूछा जा सकता है, लेकिन वहां का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो भी मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर होगा, कि उनको जवाब नहीं देना पड़ता है पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे यहाँ देना पड़ता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके बारे में भी आगे के लेक्चर्स में बात होगी। सेमी प्रेसिडेंशियल, ये फ्रांस में प्रेवलेंट होता है। इट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी कुछ फीचर्स होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी। द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होता है पीपल के थ्रू, जस्ट लाइक यूएसए, बट एट द सेम टाइम होल्ड्स ए लार्ज डिग्री ऑफ पावर ओवर द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास, वो गवर्नमेंट पे कुछ राइट्स भी असर्ट कर सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ आप कहने के लिए कह सकते हो कि इंडिया में भी तो प्रेसिडेंट पब्लिक ही इलेक्ट कर रही है, हालांकि डायरेक्टली नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली कर रही है, बट इलेक्ट तो कर रही है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है बस, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली भी इलेक्ट हो रहा है और उसके पास अच्छी खासी पावर भी है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की। हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये बस की बात नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नमेंट को किसी बात पे कोई क्वेश्चन कर ले, नॉट पॉसिबल। द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर दैट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये देखिए कि फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जनता इलेक्ट नहीं कर रही है, उसको नॉमिनेट कर रहा है प्रेसिडेंट, राइट। इसलिए वहां का प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम इसको सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप कह रहे हैं, ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर तो है यहाँ पे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं है, इसको नॉमिनेट किया जा रहा है बाय दी प्रेसिडेंट, ओके। एंड बट लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनेट जरूर कर रहा है, लेकिन उसको डिसमिस कौन करेगा? ही कैन बी डिसमिस बाय द लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो रहा है ना कि जहां पे लेजिस्लेचर डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, तो वहां भी कर सकता है, जबकि उसको नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, ओके। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गवर्नेंस? अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं 2-3 मिनट का, बट मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही रुकेंगे हम लोग। एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब गवर्नेंस की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस हम लोग कब कहते हैं? जब देश का पैसा गलत जगह जा रहा हो, ठीक है। जब ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स के और जनता से हाई टैक्स वसूल किया जाता है, इट इज अ बैड गवर्नेंस। लेकिन गुड गवर्नेंस हम लोग कब मानते हैं? जब जनता को अपने टैक्स के पे किए हुए पैसे के बदले एक रुपए का टैक्स देकर 4 रुपए का बेनिफिट बन के वो वापस जनता के पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस। यानी कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे हमारे लैंड हैं, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, इनका जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, तब हम उसको कहते हैं कि ये कहलाता है गवर्नेंस। मतलब गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। आप लैंड ले लीजिए और प्राइवेट वालों को माइनिंग के लिए बेच दीजिए, ट्राइबल्स को निकाल दीजिए उनके एंसेस्टर लैंड्स, तो बैड गवर्नेंस का पार्ट है, ओके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट
या नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि ठीक है, अगर आपको लैंड देना भी है ट्राइबल्स का तो आप लीजिए, लेकिन पहले उनको सफिशिएंट कंपेंसेशन दे दीजिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक कि मार मार के निकाल दिया बस। फीचर्स, गुड गवर्नेंस कौन सी कहलाएगी आपकी नजर में? अब खुद सोचिए कि गुड गवर्नेंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत अच्छी गवर्नेंस हो अगर, तो क्या क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट चीज आपको जो दिखेगी सबसे पहले देश में, वो दिखेगा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता आपको, ठीक है। कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि कोई भी रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है। इम्पार्शियली इंपोज किया जाता है सब पर, अमीर हो गरीब हो बराबर सजा मिलेगी। अगर इसने चोरी की है, मर्डर किया है, अमीर आदमी ने या एक गरीब आदमी ने चोरी मर्डर किया है, बराबर से इक्वली इंप्लीमेंट किया जाएगा लॉ आप पर। देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ टू बी एडहर्ड टू एंड द स्ट्रॉन्ग नॉट टू प्रिवेल ओवर द वीक। यहाँ पे ताकतवर कमजोर को नहीं दबा सकता। कौटिल्य थ्योरी की तरह नहीं कि माइट इज राइट वाली कहानी नहीं होती, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ऐसे हैं कि जो पॉलिटिक्स में है या बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठा है, उसका कानून कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ कहने के लिए तो है, मगर एग्जैक्टली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ग्राउंड लेवल पर तो उतना है नहीं। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसका? पब्लिक का लॉ मेकिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे, गवर्नमेंट चाहती तो किसान बिल पास कर देती इंप्लीमेंट, लेकिन नहीं, पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, किसानों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ये लॉ हमारे अगेंस्ट है, ये ठीक नहीं है, आप इनको वापस लीजिए, ठीक है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। इलेक्शन रेगुलर होते हैं, गवर्नमेंट चेंज भी होती है, स्मूथ ट्रांजिशन भी हो जाता है, वो सब पब्लिक के पार्टिसिपेशन से होता है। तो ऐसा कोई भी देश गुड गवर्नेंस तभी हम कहेंगे जब पार्टिसिपेशन हो रहा होगा वहां पे, पब्लिक को उनकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी जर्नलिस्ट ने आपके खिलाफ लिख दिया, आपने उसे जेल में डाल दिया, किसी कॉमेडियन ने आप पे जोक बना दिया, आपने जेल में डाल दिया। नो, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। पीपल टू एक्सप्रेस थ्रू लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई लेबर है, वो अपने एक कंपनी में लेबर्स हैं, वो अपना यूनियन बनाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं नो, हम आपको ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर बैड गवर्नेंस कहलाएगा। थर्ड इज कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। नो, किसान बिल में यही प्रॉब्लम हुई थी कि गवर्नमेंट ने वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किए थे जब देश में कोरोना वायरस आया हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया था, एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की थी, ना तो ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर, ना ही किसान यूनियंस के साथ मिलकर, और ना ही कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर। उन्होंने बस अकेले कॉर्पोरेट्स के साथ बैठे, डिसाइड हुआ और बिल लॉ पास कर दिए, ठीक है। तो जब भी कंसेंसस नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में, तो इस तरह उसको बैड गवर्नेंस का ही एग्जांपल माना जाएगा। अगर कंसेंसस बना के हम लोग कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं और फिर लॉ बनाया जाता है, तो वो बेटर इंप्लीमेंट होने के चांसेस रहते हैं उसके, ठीक है। सो मीडिएशन ऑफ डिफरिंग इंटरेस्ट, जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, किसान हैं, ठीक है, लेबर्स हैं, इन सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए, फिर लॉ बनाइए, वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। टू मीट द ब्रॉड कंसेंसस, इफ एवरीवन डज नॉट अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव द फुलेस्ट, ए कॉमन मिनिमम कैन बी अचीव। क्योंकि देखिए ये तो हो नहीं सकता किसी डेमोक्रेसी में कि किसी एक लॉ से या किसी चीज से सब लोग सेटिस्फाई हो जाए, नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट मेक श्योर दैट एटलीस्ट ए कॉमन मिनिमम कैन बी अचीव्ड, ओके, विच विल नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी वन। अगर सबको फायदा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट किसी को नुकसान भी ना हो उस लॉ के आने से। That is third characteristics of good governance. Fourth is equity and inclusiveness. So equity inclusiveness की बात कहां से आई है? Equity जो मैं आपको हमेशा एग्जांपल से देता हूं रिजर्वेशन के, लाइक अगर तीन लड़कों की हाइट कम ज्यादा है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी और भी ज्यादा है, तो आप तीनों को बराबर बॉक्स पे खड़े नहीं कर सकते, उसके बाद भी वो डिफरेंस रहेगा। बात ये होगी कि अगर इसकी हाइट कम है तो इसको आप दो बॉक्स पे खड़ा कीजिए, इसकी हाइट इसको एक पे कीजिए, इसको किसी बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, तीनों को इक्वल लेवल पे ले आइए। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। सो इक्वालिटी अलग चीज होती है, यानी तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट, और इक्विटी होती है जहां पर उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको बॉक्स दिए जाएंगे ताकि तीनों बराबर हो जाए, राइट। दैट इज इक्विटी। तो एक कंट्री जो इक्विटी इंश्योर कर सकती है वही गुड गवर्नेंस कहलाती है, ठीक है। इंक्लूसिवनेस यानी कि किसी को भी ये फील ना हो कि वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, लाइक मुस्लिम्स हैं, अब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें रिक्रूटमेंट इंटरव्यू में जानबूझकर सिर्फ आपका रिलीजन देख के आपको बाहर किया जा रहा है, या आपकी कास्ट देख के आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं, वो नहीं। इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको ये लगना चाहिए कि हमारे पास, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। पीपल हैव अपॉर्चुनिटीज एंड टू इंप्रूव देयर वेलबींग। दिस इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। Fifth is effectiveness and efficiency. Processes and institutions be able to produce results that meet community needs and for maximum output with minimum input. ये हमेशा जरूरी होता है, और यही मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं भी आपसे यही कहता हूं कि हमारी जो रिवीजन सीरीज होगी उसमें हमारा गोल यही होगा
कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें विद मिनिमम इनपुट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्सिवनेस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी लॉ बनाए जा रहे हो, जनता अगर प्रोटेस्ट भी कर रही है तो आप सुन नहीं रहे। जैसे अधिकतर स्टेट पीएससी में करप्शन हो रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पेपर लीक होता है, क्वेश्चन गलत डाले जाते हैं, तो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। यूपी में हुआ, अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होगी, गुड गवर्नेंस हो चल रही होगी ना, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करेगी, आपकी ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगी। लेकिन कहीं अगर बैड गवर्नेंस प्रिवेल कर रही होगी आपके स्टेट में, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं सुनेगी कि आपके जेन्युइन कंसर्न्स क्या हैं और क्या नहीं, राइट। तो रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, टू सर्व ऑल दी स्टेक होल्डर एंड इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब ये नहीं कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करते रहो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे कह रहे हैं कि आप 8 महीने तक हमारा रिजल्ट नहीं देते हैं, जो कि एग्जैक्टली 30-60 डेज में आ जाना चाहिए, आपने 8 महीने तक रिजल्ट नहीं दिया, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी लोग पावर में बैठे हैं, गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपसे गलती हुई थी। डीमोनेटाइजेशन वॉज अ क्लियर ब्लंडर, जिससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, उसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि वो हमारी गलती थी, कभी नहीं माना उन्होंने। Right. For whatever action you're taking or whatever inaction you're taking, at least you should be accountable. What was done, why it was done, and how it was done. और ये responsibility, accountability किसकी तरफ होगी? It should be towards the public and institutional stakeholders such as government institutions, private sector या civil society organization. अब private sector भी यही कहता है कि government is not taking any accountability, कि इन्होंने GST रेट इतने ज्यादा बढ़ाए कि हमारी जो टू व्हीलर की सेल थी वो काफी डिक्रीज हो गई है। ओके, ये खुद ऑटोमोबाइल कंपनीज का कहना है कि टू व्हीलर की सेल कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन रहा है कि गवर्नमेंट ने इसका जीएसटी बहुत ज्यादा रखा है, ठीक है। ये कोई लग्जरी गुड नहीं है जिसपे आप 28% लगाएंगे, नो। टू व्हीकल इज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बेसिक नीड है, राइट। तो देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इवन प्राइवेट सेक्टर, टुवर्ड्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड इज मीन्स, तो क्या क्या मीन्स हो सकते हैं एक गुड गवर्नेंस के? पार्लियामेंट हमारा किस तरीके फंक्शन कर रहा है, कमिटीज किस तरह फंक्शन कर रही है, सीएजी, इंटरनल ऑडिट बाय मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर होता है जहां पे हर ऑफिस के बाहर एक चार्ट लगा होता है कि जैसे आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, तो इतनी दिन में बन के आ जाएगा, इतनी उसकी फीस है और इतना ही आपको बस पे करना है, ठीक है। दैट इज सिटीजन चार्टर। ये भी एक अलग टॉपिक है गवर्नेंस में, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। एंड नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट इन इंडिया। सोशल ऑडिट इज लाइक कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी पर। Next characteristics of good governance is transparency. Now, the information should be accessible to the public, it should be accessible to the media, and it should be understandable and monitored. Now, पीएससी में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनकी मेंस की कॉपी किस तरीके से चेक हुई है और कहाँ उनसे गलती हुई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट। इंटरव्यू में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई वीडियो नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है इंटरव्यूज की, राइट। कई बार बच्चों ने डिमांड किस तरह की, एक्सेसिबल टू मीडिया, मीडिया के पास कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल ही नहीं थी कि सरकार ने जो कोविड फंड बनाया था पीएम केयर्स, उसमें कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, राइट। और कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू दी भी जाती है तो इस तरीके से दी जाती है कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होती, वो इतनी कॉम्प्लिकेट करके दी जाती है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट इज मीन्स। अब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के मीन्स क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। अगर जैसे अब यूपीएससी है, वो नाम से लिस्ट जारी कर देता है वॉलंटरीली, खुद ही, आपको जाना नहीं पड़ता है आरटीआई लगाने कि प्लीज नाम बताइए कौन कौन सिलेक्ट हुआ है और किस किस कैटेगरी सिलेक्ट हुआ, नो, वो खुद नाम के साथ कैटेगरी के साथ लिख के लिस्ट जारी कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी डिस्क्लोजर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर नंबर 1 आपके साथ खत्म होता है। ये कुछ पीवाईक्यूज हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अटेम्प्ट करके इसके आंसर जरूर पोस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये आया था 2014 में, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आए पॉलिटी में, ओके, और इन जो मैंने पढ़ाया उस पे बेस भी बहुत सारे आए, बट मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन डाले ये दिखाने के लिए कि हमने जो पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, सो टेक अ पॉज, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं 2014 का क्वेश्चन बहुत पीछे का पूछ रहा हूं, तो ये मैंने जानबूझ के डाला हुआ है ताकि आप कंसेप्ट समझ सकें एग्जैक्टली, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, व्हाट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने आज कंसेप्ट ही तो पढ़े हैं ना, राइट। उसी तरीके से डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, कौन सी, राइट। ये 2017 का क्वेश्चन है, ये डेलिबरेटली डाले गए टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग रादर देन द फैक्ट्स।
ओके, ये 2020 में आया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ठीक है, हमने यही सब समझा है कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कौन सा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए, ये मैं आपसे ये आंसर जरूर एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि हमने ये सब समझा और ये 2020 का ही क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूं कि पोस्ट 2020 जो यूपीएससी के क्वेश्चन है ना पीवाई की, वो सॉल्व कीजिए प्लीज। उसके पीछे के में ज्यादा मत जाइएगा, लेकिन 2020 के बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये 21 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। नाउ जस्ट लुक एट दिस, 2020 में भी क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, एंड 21 में भी क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। ओके, सो पीवाई की छोड़ना भी ठीक नहीं है, लेकिन 5 साल के लगाइएगा, उसके पीछे का आपके पास टाइम हो तो कीजिए, नहीं हो तो ना कीजिए, बट 5 years के तो मस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी, राइट, ये 21 का क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपको ये चीजें इसीलिए मैंने इस तरीके से शुरू की है क्योंकि यूपीएससी आपसे अब सिंपल फैक्ट्स टाइप की चीजें नहीं पूछ रहा है पॉलिटी में भी, वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसलिए मैंने आपको ये गवर्नेंस पे ये लेक्चर दिया आज। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, ठीक है, शुरू में मैंने आपको समझाया स्टेट, और ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब सॉल्व कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर लेक्चर नंबर 1। अगर आपको पसंद आया होगा तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, और ये मोस्टली एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होगा। सो डू डाउनलोड द ऑफिशियल इजी एज पाई ऐप। द गोल इज टू मेक योर preparation easy. That's it for this session. Thank you and have a great day and keep learning.